अपने पूरे जीवन में कई साहित्यकारों को उन्होंने इस साहित्य में अपना बहुत अहम योगदान रविंद्र लांजेवाल जी ने दिया है। मेरे सत्कार में जो खलल आपने देखा सत्कार की वजह से, तो मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ सभी मेहमानों की और सभी उन दोस्तों की जो खालिश गज़ल सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने चाहने वालों के प्यार में हारना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे हाथ मिलाकर जिताना चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ सर, इससे बहुत परेशानी हो जाती है मेरी। लेकिन अब ये इनका प्रेम है, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम 15 जनवरी को मेरे जन्मदिन के दिन नहीं रखा कि जिस दिन ऐसा नहीं होगा ऐसा लगा था मुझे, लेकिन वो जो उनकी मोहब्बत का सैलाब है वो आते कभी भी आ सकता है सर। वो तो आज के इस प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं दामोदर जी खड़से सर, और जिनके शुभ हाथों इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, वो मेरे अजीज शायर मोहतरम शकील राजेश रेड्डी साहब, और आज की इस पद्म के खास मेहमान शकील आजमी साहब, और मराठी साहित्य अकादमी इनाम याफ्ता राइटर डॉक्टर सदानंद देशमुख सर, और सभापति बहुत नामचीन हस्तियां सभापति मौजूद है। सभी आप सबका जिक्र न करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आप सबका मैं विश्राम यहाँ पर मौजूद है। तो सर मुझे 2 प्रकार के मित्र मैसर हुए हैं, चिकित्सक डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं और अभी चिकित्सक जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस किताब के शीर्षक पर ही मेरी बात की खाल खींचने वाला प्रकार दिखा कि भाई डॉक्टर साहब आपने किताब का नाम दिया, अपना ये तय हुआ था। आपका तो कभी कुछ तय रहता है कि डॉक्टर होगा, कुछ भी तय नहीं रहता आपका। बहुत बार ऐसा होता है सर कि मुझे अजीम या फिर मेरे जो उर्दू दोस्त है या फिर हिंदी के साहित्यकार भी और मैं पहुंचता हूँ 10 बजे जब क्षमा खुल जाती है, जब ऐसा होता है ऑपरेशन की वजह से, फिर भी इन लोगों का प्यार है कि मुझे सहन करते हैं, संभाल लेते हैं। और उनसे कहा कि भाई ये मामला ये ऐसा है कि ये शायरी मुझे इस विडम्बन से, इस अपेक्षा से ही मिलती है, मुझे जो सब्जेक्ट मिलते हैं। और सर शायरी करता हुआ क्या करता हूँ मैं सर, शकील सर रेड्डी सर देखिए, अब देखिए सर कि इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, गजल लिखकर इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, इस ज़मीन को आसमानी कर रहा हूँ। इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, इस ज़मीन को आसमानी कर रहा हूँ। और खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, मैं गजल की बागवानी कर रहा हूँ। चाहते उसको विरासत में मिली है, चाहते उसको विरासत में मिली है, काम मैं ये खानदानी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और सर गजल सुनाने का मामला जो है मेरा, तो हर किसी को गजल सुना नहीं सकता आदमी, उस पर भी एक शेर हुआ है सर कि जिनको सुननी है गजल उनको सुना देते हैं, जिनको सुननी है गजल उनको सुना देते हैं, जो नहीं सुनते उन्हें दिल से दुआ देते हैं। जिनको सुननी है गजल उन्हें सुना देते हैं, और जो नहीं सुनते उन्हें दिल से दुआ देते हैं। और तन का रोगी है तो करते हैं दवाओं से इलाज, तन का रोगी है तो करते हैं दवाओं से इलाज, मन के बीमार को हम शेर सुना देते हैं। बहुत शुक्रिया। और सर बहुत बार मेरे दोस्त पूछते हैं डॉक्टर मित्र की शायरी में जो रदीफ होती है, काफिया होता है, क्या इतना आसान है कि यमक से यमक जोड़ दिया तो गजल होती है? उस पर भी एक शेर में मैंने बात कही सर अपनी की, चलते नहीं है नुस्खे यहाँ जोड़ तोड़ के, चलते नहीं है नुस्खे यहाँ जोड़ तोड़ के, लिखनी है गजल तो लहुरत निचोड़ के। चलते नहीं है नुस्खे यहाँ जोड़ तोड़ के, लिखनी है गजल तो लहुरत निचोड़ के। और जब जब मैं लिखने बैठा गजल तेरे नाम की, जब जब मैं लिखने बैठा गजल तेरे नाम की, अल्फाज सामने से खड़े हाथ जोड़ के। ये अल्फाज हाथ जोड़कर तभी आते हैं जब जिद्दत से आप किसी को चाहते हैं। और सर मुझे ऐसे ऐसे मशवरे मिले हैं जीवन में, ये बिल्कुल 94 की बात है जब मेरी और मेरी प्रतिभा की एंगेजमेंट हुई थी, तो वहाँ पर मेरे उसका शायद थे सर गहीर आलम साहब, उनका एक मशवरा आज तक मैं भूला नहीं। बात पहुंची उन तक कि मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे बुलाया उन्होंने कि डॉक्टर साहब शादी कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, शायर ने शादी जरूर करनी चाहिए। मैंने क्यों सर? बोले ऐसा है कि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो शायद जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और बीवी अच्छी नहीं मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। ऐसे उनके विषय हिम्मत से मैं गजल सिखाऊँ सर। अब मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ शादी के बाद जिसकी शायरी और जिंदगी दोनों अच्छी हो गए, उनकी बात को झूठा किया मैंने। और मेरे भाई अजीम ने मुझे पूछा कि सर ये कितना गजल सुन रहे हैं आपका, कौन से नंबर का है? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि दोस्त दीवाने लोग जख्मों को गिना नहीं करते, क्या बात है, जख्मों को फूल में तब्दील करके गजल की शक्ल में चाहने वालों को अर्पण कर देते हैं। बस ये समझिए कि ये जो किताब है मेरी, अपना ये तय हुआ था, इसका सरेवर तोहर आपने जो देखा इसमें अभी, तो
मैंने बड़ी शिद्दत से इसमें कोरोना काल में जो दौर था 2-3 साल का, उसमें इसकी रचना लिखी है मैंने। और दोस्तों, आपने देखा कि इसका कवर काफ़ी अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर हल्दीराम का बोर्ड लिखा रहता है, और जब हम मिठाई का रैपर खोलते हैं, मिठाई टेस्ट करते हैं, तो हमारा स्वाद बिगड़ जाता है मुंह का। वो हल्दीराम की जल्दीराम की मिठाई रहती है। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो कवर पे है वही जो मेरे दिल में है, वही दिमाग में है, जो दिमाग में वही किताब में है, वही जुबान पर है मेरे। तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी ये किताब पढ़कर। और जैसा कि रंजीत ने कहा अभी, यह किताब मैंने मेरे और हम सबके चेहरे थे स्वर्गीय लाजवाब जमी आसमां मिलेगा मुझे, मगर उस शख्स यहाँ में कहाँ मिलेगा मुझे। उनको खोकर हमने उनकी कमी महसूस की है कि कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन हमारे मन के विचार से कभी जाते नहीं हो। उसमें से भाई नरेंद्र लाजवाब थे, तो उनको याद करके ये किताब समर्पित की है मैंने। और मेरे कुछ मित्रों का एक और भी सवाल था सर मुझे कि खड़से सर, शकील आदमी साहब, रेड्डी सर, ये लोग आपको कैसे मैसर कैसे होते, कैसे मिल जाते हैं। तो बहुत लोगों ने शंका जाहिर की, मेरे एक दोस्त ने, ऐसा तो नहीं कि भाई पूना के और मुंबई के डॉक्टर की आपके बहुत पेट है, आप उनको बोलते कि अगर आपका पेट बिगड़ा और आप नहीं आए तो ये डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे आपका। ऐसा मामला नहीं है। ये लोग मेरी शायरी, मेरे एक डॉक्टर की आवाज़ पर नहीं आते, यहाँ पर एक शायर की आवाज़ जो उन तक पहुँचती है उस पर आते हैं। और सर इन सब महानुभावों को मैंने कई वर्ष से मनोभाव से पढ़ा है सर, आप सबको पढ़ा है मैंने। यहाँ पर शकील आदमी साहब है, शकील आदमी साहब सही मायने में आवामी शायर है सर। उनका एक शेर बुल्ढाना में मैं एक सफर में जा रहा था, एक ऑटो पर वो शेर देखा मैंने कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, दबी बैठ के क्या आसमान देखता है। और उनकी एक मशहूर गजल है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, और जान देकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। सर मैं माफी चाहता हूँ, संजीव का फोन आ रहा है मुझे, आमदार साहब का फोन लेता हूँ, मैंने लिया तो कई सारे फोन मुझे आए, तो एक शेर उनका बिल्कुल मौजूद हो जाता है कि मैं इसको चुरा लाया था दुनिया की नजर से, वो शख्स तो हर शख्स की पहचान का निकला। मैं जिसको चुरा लाया था दुनिया की नजर से, वो शख्स तो हर शख्स की पहचान का निकला। और दूसरे मेरे जो मोहतरम है रेड्डी साहब, बहुत बड़े शायर हैं, और जितने बड़े शायर उतने अच्छे इंसान। तो एक नाचिज की एक गजल उनके नाम लिख रहा हूँ मैं कि मैं कौन हूँ मुझे सबको बताना पड़ता है, मैं कौन हूँ मुझे सबको बताना पड़ता है, और उसको अपना तारुफ छुपाना पड़ता है, और उसको अपना तारुफ छुपाना पड़ता है। और कोई हसीन गजल ऐसे थोड़ी बनती है, हसीन पलकों से काजल चुराना पड़ता है। सर की महानता है। और हमारे जो आज के अध्यक्ष है दामोदर जी भट्ट सर, एक अनुवादक भी है, लेखक भी है, चिंतक भी है। तो उनकी एक मशहूर कविता हमेशा मैं कोट करता हूँ, जब भी मन में निराशा का अंधेरा जाग जाता है, एक कविता उनकी याद आती है मुझे कि मैं अपने ही दलदल में धंसा जा रहा था, चारों ओर कीचड़ में फंसा जा रहा था, लोग मुझ पर तरस खाते हैं, तभी सूरज धीरे से आकर मेरे कान में कहता है घबराओ नहीं, तुम्हें कमल होने के आसार नजर आते हैं। तो ये सकारात्मक इन महानुभाव की मुझे हमेशा जीवन में कठिन से कठिन समस्याओं को झेलने की प्रेरणा देती है। और आज हमारे जो और अतिथि है देशमुख सर, मेरे बड़े भाई, और इनका ग्रामीण साहित्य इतना सच्चा है कि कस्बों की जिले की मर्यादा लांघकर दिल्ली तक जा पहुंचा है। उनकी एक कविता को सर गजल में ढाला है मैंने देशमुख सर की, और 3 शेर उनके आपसे सुना देता हूँ मैं कि मेरे लहू की जरूरत है उजालों को, इसी ख्याल परवादी ख्यालों को, मेरे लहू की जरूरत है उजालों को, इसी ख्याल परवादी ख्यालों को, वफा परस्तों का यह हाल है जमाने में, नमक नहीं मिलता अब नमक हलालों को। वफा परस्तों का यह हाल है जमाने में, नमक नहीं मिलता अब नमक हलालों को, और मिटाता रहता है जो भूख दुनिया की, वही तरसता है दुनिया में दो निवालों को। मिटाता रहता है भूख जमाने की, वही तरसता है दुनिया में दो निवालों को। और सर मैंने जैसे कहा, मुझे 2 प्रकार के मित्र मैसर हुए हैं। एक वो जो मुझे जमीन से बांध कर रखते हैं, यहाँ बैठे हैं सब तशरीफ फरमा है, और दूसरे वो जो मुझे हमेशा खलाव का सफर कराते हैं। ओपीडी में कभी आएंगे, डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो मुंबई में जाना चाहिए, आप तो गिरफ्तार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज इसका पेशेंट भर्ती है और डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझे। मैं समझ जाता हूँ सर, ये मंच पर भी है, सामने भी है, मुझे हमेशा इस बात का एहसास करा देते हैं कि मैं जो डॉक्टर बनकर जो काम कर रहा हूँ सर, वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पर अभी खड़से सर है,
एक किस्सा, एक बहुत सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ मैं। हम आगे चलिए।